हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम इसके स्टेटमेंट्स देखेंगे और देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। मैं बोलूँगा नीड फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये नीड क्यों पड़ी। पहले हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पता भी होगा, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे ये बोलता है कि हीट जो है, हीट हम बोलते हैं हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ऐसा बोलता है ये। ठीक है, क्लियर। या हम एक बॉडी से हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी बॉडी में, ये फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन फर्स्ट लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं कहता कि हीट ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा। ठीक है, यानी ये नहीं बताता कि हीट कौन से डायरेक्शन में चलेगा, यानी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, या कौन से सिस्टम में किस सिस्टम में जाएगा, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, और दूसरा, हीट अगर हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कितना हीट कर सकते हैं कन्वर्ट, हम कितनी एनर्जी कितने फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताता। यानी डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ वर्क, इन दोनों के बारे में ये कुछ नहीं बोलता। तीसरा जो लिमिटेशन है इसका, वो ये है कि ये कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। नो प्रॉब्लम, इतना तो ठीक है। लेकिन इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या दूसरी कुछ चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही है, वो उन चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बोलता। कौन नहीं बोलता? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। इन्हीं की वजह से, इन लिमिटेशंस की वजह से हमें देना पड़ा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम लेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ हम चैप्टर में साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उसके मैथमेटिकल रिलेशंस भी देखते जाएंगे। देखो सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो ये है कि ये कहता है कि हम किसी भी मशीन में, या इट इज़, हाँ ऐसा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कम्प्लीटली। यानी हीट टू वर्क जो है ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट टू वर्क, मगर हीट टू वर्क कम्प्लीटली नहीं होता है, कम्प्लीटली नहीं होता। क्यों कम्प्लीटली नहीं होता? क्योंकि जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इसमें से कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। सो दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी 100% एफिशिएंसी वाली कोई मशीन नहीं। ये मैं दूसरा बोल सकता हूँ, यानी देयर इज़ नो मशीन विच इज़ 100% एफिशिएंट। यानी 100% एफिशिएंट मशीन में बोलूँगा, ये हमारे पास में नहीं है। क्लियर। तीसरा जो स्टेटमेंट मैं बोलूँगा वो मैं कहूँगा कि देखो हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूल्डर वन। हॉटर बॉडी को मैं बोलूँगा सोर्स और कूल्डर बॉडी को बोलूँगा सिंक, यानी जहाँ से हीट जहाँ जाती है, सोर्स टू सिंक। सो इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूल्डर वन, ये हमें मालूम है। तो हीट मैं ऐसा बोलूँगा फिर कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूल्डर वन, और ये स्पॉन्टेनियसली होता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब ये खुद ब खुद होता है। ठीक है, इस तरह से वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप हिल टू बॉटम हिल। वाटर जो है, वाटर ये हाई हिल टू लो हिल फ्लो होता है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में मैं चौथा जो बोल सकता हूँ, इसी के ऊपर मैं और एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, यानी ऑल नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं बोलूँगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी जो खुद ब खुद होते हैं, वो वन डायरेक्शनल रहते हैं। क्या रहते हैं वो? वन डायरेक्शनल का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और इरिवर्सिबल रहते हैं। इरिवर्सिबल, समझ में आया? ये इरिवर्सिबल रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, वन डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, ये है नेचुरल प्रोसेस की। इसमें एक एग्जांपल और भी देता हूँ। जैसे आइस है, आइस अगर आप 0 डिग्री पे रखेंगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm पे, ये खुद ब खुद मेल्ट होता है।
स्पॉन्टेनियसली होता है। इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहते हैं ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बोलूँगा, या इनको बोलूँगा मैं सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब क्या रहता है, जो खुद ब खुद चले। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी जो प्रोसेस खुद ब खुद हो, या जो इनिशिएट करने के बाद में खुद ब खुद चले। जैसे अगर आपके पास में सपोज अपहिल, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे रुका हुआ है, इसको थोड़ा सा धकेल दे तो ये सीधा नीचे चला जाएगा, डाउन हिल जाएगा। तो ये खुद ब खुद होता है, वन डायरेक्शन में होता है। समझ में आया? सो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो वन डायरेक्शन में होते हैं और खुद ब खुद होते हैं। क्लियर? तो ये हो गए इतने सारे, मैं बोलूँगा 5 स्टेटमेंट हो गए। छठा स्टेटमेंट में और एक बोल सकता हूँ। हम अभी जो मैंने बताया आपको, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन। अगर हम हीट को कोल्डर टू हॉटर बॉडी ले जाना चाहें तो ये खुद ब खुद नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? तो इसको अगर आप करना चाहेंगे तो आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल। जैसे फ्रिज तो कोल्ड रहता है, लेकिन वहाँ से हीट बाहर निकलती है, जबकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट रहता है, फिर भी हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर वन। लेकिन क्या वो खुद ब खुद होता है? नहीं, उसके लिए हमें किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की। तो विदाउट दिस सोर्स, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर वन, यानी हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम सिंक टू सोर्स। ये समझ में आया? दीज वेर सम स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और स्टेटमेंट्स भी देखेंगे और इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे वाले टॉपिक्स में। ठीक है? तो आप कंटिन्यू देखते जाइए और लेक्चर्स पूरे देखिए, उससे थोड़ा सा एनकरेज होता है। मुझे पता चल जाता है कि कौन सा लेक्चर पूरा देखा जाता है, उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। ठीक है? अगर आप ये लेक्चर्स पूरे देखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स पूरा बनाऊंगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? तो पूरा देखते जाओ। ओके बाय।